पानी वाली रसौली को बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट होती है जैसे गुब्बारा होता है, होली पे हम लोग पानी वाले गुब्बारे भरते हैं, तो उसी तरह का जो पानी का ऐसा बबल या गुब्बारा बन जाता है बॉडी में, उसे सिस्ट कहते हैं। तो जब हम गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली सिस्ट्स बनती हैं ओवरीज में। यूट्रस के अंदर सिस्ट नहीं बनती, पानी वाली रसौलियाँ बाय एंड लार्ज नहीं बनती। इन यूट्रस के अंदर जो है सॉलिड बनती है रसौली, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। कई बारी सिस्ट के अंदर कुछ पोर्शन सॉलिड भी होते हैं। अगर उसके अंदर कुछ पोर्शन सॉलिड वाला है तो फिर वो कैंसर हो सकता है। जो कैंसर एक्चुअली ओवरी का है, अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा कैंसर है जिसके सिम्टम्स जल्दी से आते नहीं, और सिम्टम्स आते भी हैं तो किस तरह के आते हैं कि इंडाइजेशन, गैस बन रही है, और पेशेंट्स अक्सर आके बोलेंगे अफारा होता है, देखो मेरा पेट फूल रहा है। यूट्रस की जो फाइब्रॉइड्स हैं उनकी हम चिंता बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं कैंसर के टर्म्स में। अगर 10 सेंटीमीटर से ऊपर रसौली है तो उसको ट्रीट करना ही करना है, उसको निकालना ही निकालना है। 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच की है तो हम उसको वॉच कर सकते हैं, प्लस वो डिपेंड करेगा एज कितनी है, उसके अंदर सॉलिड एरियाज हैं कि नहीं, उसमें कोई कैंसर का डाउट है कि नहीं। सेहतनामा में आज एक बार फिर बात हम करने जा रहे हैं रसौली पर, क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल सेहतनामा में आप पूछ रहे हैं रसौली से संबंधित, फाइब्रॉइड्स या सिस्ट से संबंधित जो वीडियोस हैं। तो आज क्या साइज मैटर करता है, इलाज कैसे होगा रसौली का? तो डॉक्टर लवलीन सोडी हमारे साथ हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं इसकी, सिस्ट रिमूवल की या फाइब्रॉइड या हम जिसे रसौली कह देते हैं उसके रिमूवल की, लेप्रोस्कोपिक में भी और जो ओपन सर्जरी होती है उसमें भी। तो उनसे बात करते हैं, उनसे हमने उनके साथ बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसी से संबंधित। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। बहुत सारे कमेंट्स आपकी वीडियोस में हैं जिसमें साइज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कोई कह रहा है 13 सेंटीमीटर की, 19 सेंटीमीटर की, 16 सेंटीमीटर की, या है 46 है, 9 है या उसके आसपास है। तो ये और सीएम कितना मैटर करता है? रसौली का साइज क्या मैटर करता है कि कैसे इलाज होगा और क्या होगा? तो राजिंदर, ये बहुत वैलिड क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, है ना? क्योंकि रसौली तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुतों को होती है। और पर हम इसके बारे में कुछ भी आगे बात करें, पहले हमें पता होना चाहिए कि रसौली ठोस है, सॉलिड है, या फिर रसौली जो हो पानी वाली रसौली है। तो पानी वाली रसौली, जैसे हमने आगे भी बात की है, पानी वाली रसौली को बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट होती है जैसे गुब्बारा होता है, होली पे हम लोग पानी वाले गुब्बारे भरते हैं, तो उसी तरह का जो पानी का ऐसा बबल या गुब्बारा बन जाता है बॉडी में, उसे सिस्ट कहते हैं। अब वो बॉडी के किसी भी पार्ट में, रसौली है या सिस्ट है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकती है। ब्रेस्ट में बन सकती है, ब्रेन में बन सकती है, आँख में बन सकती है, लिवर, लंग, हार्ट, किडनी, कहीं पे भी सिस्ट बन सकती है। तो सिस्ट मतलब कि जैसे पानी का गुब्बारा। तो जब हम गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली सिस्ट्स बनती हैं ओवरीज में। और ओवरी की सिस्ट का साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें मेजरली इंपॉर्टेंट होती हैं कि सिस्ट का साइज क्या है और लेडी की उम्र का क्या है जब उसको सिस्ट बनती ओवरी है। यानी अंडाशय। हाँ, ओवरी यानी कि अंडेदानी। तो हम लोग इस मॉडल पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से यूट्रस रहता है, दोनों तरफ फलोपियन ट्यूब्स रहती हैं, और ये ओवरीज रहती हैं। ओके। तो ये जो यूट्रस है, ये एक सॉलिड ऑर्गन है ना? इसके अंदर एक खाली जगह होती है, कैविटी, जहाँ पे बेबी बनता है, और बाकी इसकी सॉलिड वॉल्स होती है ना, मस्कुलर वॉल्स होती हैं। और जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में हर महीने एक हरकत चली रहती है एग बनने की। तो क्योंकि हर महीने यहाँ पे एग बनता है, फिर एग जब पूरे साइज का बन जाता है, फिर वो रिलीज होता है या रप्चर होता है, या जिसको बोलते हैं फूट गया। तो एग बनने से पहले जो उसका स्ट्रक्चर जो आम अल्ट्रासाउंड वगैरह में दिखता है, वो भी एक बबल की तरह ही होता है, वो भी एक सिस्ट की तरह ही होता है। किसी कारण से अगर एग बहुत बड़ा बन गया तो वो भी सिस्ट बन गया। अगर एग रप्चर ना हुआ, वो भी सिस्ट की तरह लग सकता है। अगर एग जब रप्चर हुआ उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया, तो वो भी एक सिस्ट हो गई। लेकिन ये सब यंग एज में होता है, इसलिए मैं कह रही थी अहमियत 2 चीज़ों की है, कितना बड़ा है और कितनी एज है। तो यंग एज की लेडीज़ में जब तक उनको पीरियड्स आते हैं, से फ्रॉम द एज ऑफ 11-12 इयर्स टिल द एज ऑफ अबाउट 45-50, जब तक पीरियड्स चलते रहते हैं, तो ये एग बनने की हरकत हर महीने ओवरी में होगी। तो
ऐसे ही कभी भी डिस्टर्बेंस होके सिस्ट बन जाती है। लेकिन ये जो एग बनने की डिस्टर्बेंस से सिस्ट जो होती है, ये नॉर्मली 5 सेंटीमीटर से ऊपर इनका साइज नहीं जाता है, ठीक है ना? ओके। तो 5 सेंटीमीटर साइज अगर हम माने तो एक आम जो नींबू है वो 3-4 सेंटीमीटर का होगा, तो एक बड़ा सा जो नींबू है उसको हम 5 सेंटीमीटर का मान सकते हैं, ठीक है? तो उससे ऊपर जो सिस्ट होती है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच का जो साइज है, उसको हम लोग वॉच करते हैं कि ये ओव्यूलेशन के साथ, एग फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये कोई ट्यूमर भी हो सकता है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ भी हो सकती है। 10 सेंटीमीटर से ऊपर की ग्रोथ को हम अक्सर ट्यूमर मानते हैं और हम सोचते हैं इसको तो निकालना ही चाहिए, ठीक है ना? मैं तो ये इसी 2 सवाल पर चीज़ आ के। रही थी कि कब आप निकालने की सलाह देते हैं रसौली? तो 10 सेंटीमीटर से ऊपर है तो बाय एंड लार्ज निकालना चाहिए, किसी भी एज में। 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो यंग एज में हम उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना? 5 से 10 सेंटीमीटर्स के बीच में फिर वो डिपेंड करता है ग्रोथ कर रही है किस टाइप की है। अब ये तो हमने सिर्फ मोटे तौर पे बोल दिया कि सिस्ट है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन कई बारी सिस्ट के अंदर कुछ पोर्शन सॉलिड भी होते हैं। अगर उसके अंदर कुछ पोर्शन सॉलिड वाला है, तो फिर वो कैंसर हो सकता है। तो फिर वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का सवाल नहीं है, अगर कुछ सॉलिड पोर्शन भी नज़र आ रहा है सिस्ट में, या हम कलर डॉपलर भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी गुड टेस्ट, हुँ। अल्ट्रासाउंड में बहुत कुछ हमें पता इन्फॉर्मेशन मिलती अल्ट्रासाउंड है। से ही चलता है कि मोस्टली हाँ, रसौली पानी वाली है या ठोस है? जैसे बिल्कुल। आपने कहा ठोस खतरनाक होती है। मोस्टली ओवरी की बात करते हैं हम जब, है ना? अभी हम सिर्फ ओवरी की अंडाशय की बात कर रहे हैं, यूट्रस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरी में जो ठोस रसौली होगी या कोई रसौली होगी जिसमें कुछ पोर्शन लिक्विड वाला है, फ्लूइड है, और कुछ पोर्शन सॉलिड वाला है, उसमें भी हमें चिंता होती है। अल्ट्रासाउंड फिर हमें और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर कलर फ्लो कितना है, कलर डॉपलर कितनी, इसकी ब्लड सप्लाई तेज़ है। अगर कोई रसौली कैंसरस या प्री कैंसरस है तो उसके अंदर ब्लड की सप्लाई, ब्लड का दौरा बहुत फास्ट होता है। हुँ। तो ये चीज़ें भी हमें अल्ट्रासाउंड में कलर डॉपलर पे पता लग जाती है। कुछ डाउट हो तो फिर एमआरआई वगैरह कराते हैं। तो मोटे तौर पे अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, एज कितनी है, सिस्ट का साइज़ कितना है, या वो सॉलिड है या उसके अंदर सिर्फ़ फ्लूइड है। अब जो फ्लूइड वाली हम बात करते हैं उसमें कई बारी होता है कि ब्लड भी इकट्ठा होता है, जो हमने एंडोमेट्रियोसिस की बात पहले भी की थी। हुँ। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जैसे पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली तो यूट्रस के अंदर एक ये कैविटी है, इस कैविटी की एक लेयर है। हर महीने जब पीरियड आता है तो ये लेयर बाहर निकल जाती है। इसी तरह की लेयर अगर ओवरी में, ट्यूब्स में कहीं और बन जाती है, तो वो लेयर जो है पीरियड्स के टाइम बाहर आने का, उसका निकास का कोई रास्ता नहीं है। ये वाली लेयर का तो रास्ता कुदरत ने बनाया है। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होती रहती है। इकट्ठा होती रहती है तो बहुत पेनफुल पीरियड्स हो जाते हैं और वो ब्लड इकट्ठे होते-होते उसकी फिर अलग अपीयरेंस होती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो उसमें फिर से कैंसर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, पर उसे हमें कई बारी ऑपरेट करना पड़ता है, ना साइज़ के कारण नहीं, बट बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स के कारण। या फिर वो अंदर-अंदर जब ब्लीडिंग होती रहती है तो कई बारी ओवरी, यूट्रस, ट्यूब्स आपस में चिपक जाते हैं, लेडी को उसको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, गर्भ नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो भी हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है ना? तो एज़ सच जो सिर्फ़ पानी वाली रसौली है, उसका 5 सेंटीमीटर से साइज़ कम एज में वी डोंट वरी अबाउट इट। हुँ। अच्छा, अब ये जो सारी एग बनने की प्रोसेस है, ये ओल्ड एज में तो नहीं होता है, 50 इयर्स के बाद जब पीरियड्स बंद हो गए, तो अगर कोई 2, 3, 4 सेंटीमीटर की रसौली हम मेनोपॉज़ के बाद की लेडी में देखते हैं, तो हम उससे भी चिंता करते हैं। हुँ। ठीक है ना? तो अच्छा, अगर पहले अल्ट्रासाउंड हुआ है और इस तरह की रसौली 2, 3, 4 सेंटीमीटर की बहुत साल पहले से, पीरियड्स बंद होने से पहले से कंटिन्यू हो रही है और उसका साइज़ बढ़ नहीं रहा है, अगेन वी डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन पीरियड्स बंद होने के बाद अगर नए नई से रसौली बनती रसौली है, बनती है ओवरीज़ ओवरीज़ में में। या यूट्रस में, क्योंकि हार्मोन्स खत्म हो चुके हैं, तो इस समय नहीं बननी चाहिए, तो फिर चिंता की पर बात है। ऐसा फिर उस होता है? हो जाता है, पर फिर वो कैंसरस होने का उसका ज़्यादा चांस होता है। तो फिर छोटे साइज़ की भी रसौली अगर मेनोपॉज़ के बाद नए सिरे से डी हुँ। नोवो बनती है तो वी हैव टू पर कुछ रिमूव इट। सिम्पटम्स होते होंगे तभी महिलाएँ आती हैं चेकअप कराने, फिर पता चलता है कि रसौली है और जबकि जो मेनोपॉज़ हो चुका है। जो कैंसर एक्चुअली ओवरी का है, अनफॉर्च्यूनेटली वो एक ऐसा कैंसर है जिसके सिम्पटम्स जल्दी से आते नहीं हैं। तो
साइलेंटली वो ग्रो करता रहता है और सिम्पटम्स आते भी हैं तो किस तरह के आते हैं कि इंडाइजेशन, गैस बन रही है और पेशेंट्स अक्सर आके बोलेंगे अफारा होता है, देखो मेरा पेट फूल रहा है, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा अफारा लगता है और कोई सिम्पटम नहीं होता। और जब हम हुँ, अल्ट्रासाउंड करते हैं या चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर बड़ी सी रसौली है या कैंसर है और इवन वो 3rd स्टेज, 4th स्टेज पे फैल चुका है ओवरीज़ में। ओवरीज़ का। ठीक है ना? तो ओवरीज़ के कैंसर की ये प्रॉब्लम है कि उनमें क अक्सर सिम्पटम नहीं आता है, तो इसीलिए यही अहमियत है रेगुलर चेकअप्स कराने की, ठीक है ना? तो साल में 2 साल में 1 बार अपना प्रॉपर गायनी चेकअप तो मेनोपॉज़ के बाद भी होना कराना चाहिए, है ना? चाहिए। उसके बाद हम लोग पहले बात बात कर चुके हैं पैप स्मीयर टेस्ट की, हुँ, एचपीवी, डीएनए टेस्टिंग की, यूट्रस का जो नीचे का पोर्शन होता है सर्वाइकल कैंसर का और जो है मैमोग्राफी, है ना? वो हुँ। तो सब चलो कभी हम फिर से बात करेंगे किसी जी, जी, और वीडियो बिल्कुल, में, है एक ना? अलग एपिसोड हम हाँ ज़रूर जी। करेंगे। तो फिर बात करते हैं यूट्रस की। अभी तक हमने बात की ओवरी की। अब जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर सिस्ट नहीं बनती, पानी वाली रसौलियाँ बाय एंड लार्ज नहीं बनती। इन यूट्रस के अंदर जो है सॉलिड बनती है रसौली, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ठीक है? तो ये यूट्रस की वॉल के अंदर जैसे इसमें दिखाया भी हुआ मॉडल में ये एक इस तरह से गांठें बन जाती हैं और इनके अंदर कैंसर का चांस बहुत ही रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब हजारों में एक कोई होगा। तो इसलिए यूट्रस की जो फाइब्रॉइड्स हैं उनकी हम चिंता बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं कैंसर के टर्म्स में। लेकिन ये परेशान तब करते हैं ये अगर यूट्रस की कैविटी के अंदर वाली साइड में यहाँ पे ग्रो कर जाए, तो यहाँ बनेगा तो उस वॉल के अंदर, लेकिन अगर अंदर की तरफ ये प्रोजेक्ट करने लगे तो ये छोटा सा भी अगर हाफ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, बड़ा जो सफेद चना है उसका साइज होता है, हुँ। उतनी रसौली भी हमें तंग करेगी अगर वो कैविटी की साइड में बन रही है। कितनी वैसे मोस्टली गर्भाशय, बच्चेदानी के अंदर जो रसौली होती है, कितनी बड़ी आपने मतलब ऑपरेट की अभी है? बहुत रिसेंटली हमने 30 सेंटीमीटर्स की रसौली 30 निकाली है। सेंटीमीटर की 30 रसौली सेंटीमीटर, बच्चेदानी में। हाँ, 30 सेंटीमीटर मतलब प्रैक्टिकली 1 फुट, 1 फुट की रसौली। और 41 इयर्स लेडी थी, वो हमारे पास आई इसीलिए कि उनका पीरियड मिस हो गया है और उन्हें लगा कि अब मैं 41 की हो गई हूँ तो अब मुझे प्रेगनेंसी का तो उन्होंने सोचा ही नहीं, तो मेनोपॉज़ हो रहा होगा। जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आया। तो अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में तो प्रेगनेंसी बेबी नज़र आ रहा था, ऑलमोस्ट 2 महीने की प्रेगनेंसी और साथ में इतनी बड़ी रसौली जिनका उन्हें कोई आइडिया ही नहीं। कोई सिम्पटम भी नहीं कोई आया? सिम्पटम, बस पेट बढ़ रहा था उनको, वही बात है क्योंकि प्रेगनेंसी तो यहाँ बन हुँ। गई, फाइब्रॉइड ऊपर की साइड बनता चला गया, बढ़ता चला गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इतना बड़ा पेट क्यों बढ़ता चला जा रहा है, उन्हें लगा कि मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ, शायद मुझे मेनोपॉज़ हो रहा है, अपने अंदाज़े लगाते रहे हाँ। और 1 40 के फुट बाद की एक ये भी रसौली। प्रॉब्लम है ना कि ये महिलाएँ तैयार हो जाती है कि पीरियड्स बंद होने वाले होंगे, वही शायद सिम्पटम्स हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है, पर वेट गेन होने का ये भी एक हाँ, रीज़न हो तो सकता है। आम तौर पे माना जाता है कि अगर बहुत बड़ी सी रसौली यूट्रस में होगी तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। बट हो तो सकता है, इसलिए आपका परहेज़ भी प्रॉपर होना चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी भी ना हो। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पोज़ीशन कहाँ पे है रसौली वो बहुत मैटर करता है। अगर वो बाहर की साइड ग्रो करती जाएगी तो यूट्रस के अंदर उसका प्रेशर नहीं आया तो प्रेगनेंसी भी हो गई। हाँ, अंदर की साइड ग्रो करेगी तो 1 सेंटीमीटर की रसौली भी बहुत परेशान करेगी। ठीक है ना? राइट। हाँ, बट टाइमली डायग्नोसिस होना फिर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब टाइमली डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट भी आसान होता है। फाइब्रॉइड में कैंसर हालाँकि मैंने बताया बहुत रेयर है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो उसमें कैंसर हो सकता है और उसके टेस्टिंग के बहुत अच्छे टेस्ट नहीं है जो हमें डिफरेंशिएट करके बता सकें ये कैंसरस है कि नहीं। तो बहुत बड़ा-सा फाइब्रॉइड में जहाँ पे हमें कैंसर का शक होगा फिर हमें ओपन सर्जरी ही करनी पड़ती है। वो फिर हम लैप्रोस्कोपी से दूरबीन से नहीं लैप्रोस्कोपी होती। से, दूरबीन से हम नहीं कर सकते। तो इस पेशेंट की इसीलिए हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ी। फॉर्च्यूनेटली कैंसरस नहीं था, लेकिन हमें सर्जरी तो फिर भी ओपन करनी पड़ी। इसी तरह से ओवरी की जो अगर सिस्ट है, उसके अंदर हमें कैंसर का डाउट नहीं है, जो भी हमारे ब्लड टेस्ट हुए या हमने एमआरआई किया, अल्ट्रासाउंड किया, कलर डॉपलर किया, उसमें आता है कि अगर कैंसरस एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम काफ़ी बड़े साइज़ की 10-15 सेंटीमीटर की सिस्ट को भी हम दूरबीन से निकाल सकते हैं। क्योंकि हुँ, उसका एडवांटेज तो रहता ही है, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है,
रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो रसौली के साइज़ से हमारी डिसीजन मेकिंग, हम ओपन सर्जरी करेंगे या दूरबीन वाली सर्जरी करेंगे, वो भी बहुत इफ़ेक्ट दोनों होता है। जगह ओवरीज में भी और यूट्रस में भी यूट्रस में भी। साइज पे डिपेंड करता है कि आप ओपन सर्जरी करेंगे या फिर आप लेप्रोस्कोपी हाँ, दूरबीन से हाँ, करेंगे। या फिर हमें कैंसर का शक है कि नहीं। अगर कैंसर का शक थोड़ा भी है, तो हम दूरबीन से नहीं सर्जरी करते, क्योंकि दूरबीन से जब भी हम सर्जरी करेंगे तो उसको हम पीसेज़ में काट के निकालेंगे, तो पीसेज़ करते-करते उसका फैलने का डर होता है। तो अगर हमें कैंसर कैंसरस का डाउट लगती हो, है। तो भी हम दूरबीन वाली सर्जरी नहीं करते, फिर हम ओपन सर्जरी ही प्रेफ़र करते हैं। अब ओवरीज में अगर रसौली होती है, हम अंडेदानी में, उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं? अंडेदानी की यंग एज में तो सिम्पटम्स अक्सर पीरियड से रिलेटेड होते हैं। हुँ। पीरियड लेट आएगा, पीरियड के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो गई, जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो हम कहते हैं, पीरियड्स के अलावा बाकी दिन में, या पेनफुल पीरियड्स, ठीक है ना? तो बट ये मोस्टली नॉन कैंसरस रहती हैं। जो कैंसर वाला है वो अक्सर ओल्डर पेशेंट्स में होता है, मतलब मेनोपॉज़ के बाद 45-50 साल की उम्र के बाद होता है, और उसमें कोई सिम्पटम्स नहीं होते। हुँ। जो यंग एज में होते हैं उनमें अक्सर सिम्पटम्स आ जाते हैं, मोस्टली पीरियड से रिलेटेड होते हैं, ठीक राइट। है ना? और ये एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, ये है कि जो फाइब्रॉइड तो है, जैसे मैं बोल रही हूँ, वो ठोस रसौली है, यूट्रस की वॉल्स में बनती है, उसमें इतना कोई ख़ास खतरा नहीं होता है। हाँ, कइयों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है, कइयों को हैवी पीरियड्स, बहुत हैवी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, उस तरह के सिम्पटम्स। बहुत बड़ी हो तो पीछे रेक्टम पे प्रेशर आता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगी, यूरिन बार-बार आएगा, अगर आगे फ्रंट साइड पे उसका प्रेशर आए, इवन किडनीज़ पे भी प्रेशर आ सकता है, हुँ। बहुत सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं, पर कैंसर का डर नहीं होता। जो यूट्रस की ये जो इंटरनल कैविटी है, यहाँ की जो इसकी लेयर है एंडोमेट्रियम, इसके अंदर कैंसर बनने का डाउट होता है। तो ये जो है, इसमें जो कैंसर बनता है वो ऐसे ठोस रसौली का रूप नहीं लेता है। वो इस लेयर के अंदर ही सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शुरू-शुरू में सेल्स बढ़ेंगे इसी एरिया में, और फिर जब बढ़ते-बढ़ते कैंसरस सेल्स फिर वो दूसरी जगह पे फैलने शुरू हो जाते हैं। और इसके जो है सिम्पटम्स रिलेटेड होते हैं इर्रेगुलर पीरियड से, स्पेशली हैवी पीरियड्स, डिलेड पीरियड होगा और उसके बाद हैवी ब्लीडिंग होगी। तो इस सिम्पटम को हम बहुत सिग्निफिकेंट मानते हैं, इसको हम बहुत तवज्जो देते हैं हुँ। कि जो डिले हुआ पीरियड्स बार-बार और उसके बाद हैवी पीरियड्स आया। क्योंकि होता क्या है, इस कैविटी की जो ये लेयर है, इसने हर महीने शेड क्लियर होना। होना है, हुँ। शेड होना है। जब पीरियड्स बार-बार डिले होते हैं, तो ये हर महीने जब शेड नहीं होती, तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। थिकनेस बढ़ते-बढ़ते सेल्स प्री कैंसरस भी बन सकते हैं, कैंसरस भी बनते हैं। जब वो कैंसरस या प्री कैंसरस स्टेज में पहुँचते हैं, फिर हेवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जिन लेडीज़ को बार-बार डिलेड पीरियड्स होते हैं और डिलेड पीरियड्स होके हेवी ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम बहुत एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम मानते हैं, यूट्रस की इंटरनल कैविटी के जो तो ये कैंसर जो का। लड़कियाँ या महिलाएँ ये इस वीडियो को देख रही हैं, तो वो ये सिम्पटम्स को ज़रूर ज़रूर नोटिस इनको करें। बिल्कुल इम्पोर्टेंस दें। और जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने से पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है, उसके साथ अक्सर पीरियड्स लेट होते हैं। यही कारण है कि जो यूट्रस का जो इंटरनल कैविटी का कैंसर, जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, इसकी जो है इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, हुँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमारे देश में खास करके। और जिन लेडीज़ को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज़ रहती हैं, ओवरवेट होती हैं, उनमें भी ये कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। बच्चेदानी के अंदर इन लेयर में जो कैंसर हाँ, होता है। जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। ओके। और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन जो रहता है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, इसका कैंसर भी लेडीज़ में बहुत कॉमन है। एक ब्रेस्ट कैंसर, एक सर्वाइकल कैंसर, हुँ। ये 2 सबसे कॉमन कैंसर्स हैं लेडीज़ में। तो इसकी जो सिम्पटम होता है वो अक्सर होता है या तो फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज लेडीज़ को होता है, लुकोरिया वगैरह, उसमें गंदी स्मेल आना, या फिर एक्सेसिव डिस्चार्ज होना, और इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, और फॉर्च्यूनेटली पहले भी आपकी वीडियोस में ये डिस्कशंस हो चुकी हैं। इसके लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है, हुँ। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग होती है, जिससे हम बहुत अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर हाँ। को डिटेक्ट कर सकते हैं,
जब वो बहुत और इसकी ही वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल है, वैक्सीन भी एचपीवी अवेलेबल, वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन है ना। जो सो लगाई जा सकती देर आर टू वेज टू कंट्रोल सर्वाइकल कैंसर। एक तो हम अर्ली डायग्नोसिस करें जब वो 100% क्योरेबल है, एंड सेकेंड इज द हम्म, वैक्सीनेशन। देर आर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे अब जरूरी है सबके लिए। ये जरूरी है सबके लिए, उन्होंने अपने बच्चों को इतना वैक्सीनेट किया है कि वहाँ पे अब सर्वाइकल कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। राइट, तो सो पॉसिबिलिटी है कि सर्वाइकल कैंसर खत्म हो यस, जाए, अगर सब लोग अवेयर लगवाते होना। हैं अपने बच्चों को, जी बच्चियों को, और इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे बॉयज को भी लगाया जाता है, जी। तो इसको फिर हम इरेडिकेट कर सकते अब मैं हैं। फिर से ये रसौली पे आऊंगी। रसौली का साइज आपने कहा, क्योंकि जो सवाल पूछ रहे हैं कि किसी की 18 सेंटीमीटर की है या उससे कम है, एमएम में है, तो डरने की जरूरत है? डरने की ज़रूरत तो नहीं है, आजकल हर चीज़ का बहुत अच्छा हम्म इलाज है, लेकिन एक डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत ज़रूर हम्म है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है। अब इतनी अगर 10 सेंटीमीटर से ऊपर रसौली है तो उसको ट्रीट करना ही करना है, उसको निकालना ही निकालना है। हम्म 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच की है तो हम उसको वॉच कर सकते हैं, प्लस वो डिपेंड करेगा एज कितनी है, उसके अंदर सॉलिड एरियाज हैं कि नहीं, उसमें कोई कैंसर का डाउट है कि नहीं। यंग एज है और 5 सेंटीमीटर से कम की रसौली है तो उसको हम्म। छोड़ा जा सकता है, वो और फिर कुछ महीनों के बाद, हर महीने भी बार बार अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, हाँ, कुछ महीनों के बाद उसको कितने दोबारा महीने बाद रिव्यू, आइडली फिर से? नॉर्मली 2-3 महीने के बाद। और हम लोग फिर रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड जब भी किया जाए वो पीरियड्स आने के इमीडिएटली बाद में, जैसे 5-6 दिन ब्लीडिंग होती है पीरियड की, बस उसके साथ ही साथ किया जाए, ओके। क्योंकि मिडल ऑफ द पीरियड जैसे 13-14 जब दिन निकल जाते हैं तो उस समय अगर कोई ओवरग्रोन एग होगा या एग बनेगा, उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो गया रिलीज होने के बाद, फिर वो सब चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो कि बहुत तो कंफ्यूज आप ये करती हैं। सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको रसौली है और आपने अल्ट्रासाउंड कराना है दोबारा चेकअप करने के लिए, तो पीरियड्स की बात कराएं। बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस यू इन्फॉर्मेशन। वेलकम।